हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब बढ़िया हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेरी है किसी स्टूडेंट की हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 को उसने पूछा है कि इसको डिस्कस नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी एक्सरसाइज का है? 8.2, ठीक है। ऑल्दो हम इसको कंप्लीट कराए थे कल, लेकिन इसमें डाउट है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what is the question 6, sorry, question number 6, what is the question is given here? During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices. बताया था ना कि जो डिस्काउंट होता है मार्क एमआरपी पर ही लगता है, मार्क प्राइसेस पर, ठीक है। ऑफ ऑल द आइटम्स, सभी पर 10% है। व्हाट वुड दिस कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450? यहां ध्यान से देखिए, एक पेयर जींस के एक पेयर का प्राइस इतना है, एक जींस का नहीं, पूरे पेयर का ही 1450 है। एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज ईच। दो शर्ट भी खरीदी, लेकिन एक शर्ट का मूल्य प्राइस कितना है? 850 रुपीज। तो अब हमें बताना है कि उसको डिस्काउंट काटने के बाद कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। फॉर सॉल्विंग दिस, चलो इसको साइड किया। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। 6 में तो सबसे पहले हम डिस्काउंट लिख लेते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन ईच आइटम, ईच आइटम कहें या क्लोज कहें, जो भी उसके पास है। डिस्काउंट ऑन ईच आइटम इज 10%, ठीक है बच्चों, ये हो गया। नाउ द सीपी, एमआरपी, एमपी यानी मार्क प्राइस, एमपी ऑफ वन पेयर ऑफ जींस। तो जींस के वन पेयर का एमपी कितना है? रुपीज 1450, ठीक है। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन जींस। तो जींस पर डिस्काउंट कितना हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। 10% ऑफ एमपी, और एमपी कितना है इसका? 10% यानी 10/100 इंटू एमपी 1450, और आप इसे कैलकुलेट करेंगे अभी। 101 इक्वल टू रुपीज 145, यानी जींस पर उसको, पेयर के जींस पर 145 का डिस्काउंट मिलेगा। देयरफॉर एसपी ऑफ जींस, जींस या जिंसेस हम कह सकते हैं, दो जींस है, पेयर है मतलब, तो कितना हो जाएगा एसपी? बच्चों डिस्काउंट हमने बताया था कि एमआरपी से क्या होता है? माइनस होगा। तो ये आप लिखेंगे एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी माइनस डिस्काउंट कितना लिखेंगे? एमपी है 1450 माइनस 145 रुपीज। तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करेंगे इसको। 5, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 3, और ये इतना 1305 रुपीज आएगा जींस का। सिमिलरली नाउ अब बात करते हैं शर्ट की। एमपी ऑफ टू शर्ट्स, क्योंकि उसने दो शर्ट खरीदी है ना, टू शर्ट उसने खरीदे, टू शर्ट, एमपी ऑफ टू शर्ट्स। तो टू शर्ट्स का एमपी आप पहले देखेंगे। एक शर्ट का प्राइस है 850, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो शर्ट का आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 1700। ओके, देन डिस्काउंट, देन डिस्काउंट काउंट करेंगे। डिस्काउंट ऑन शर्ट्स, शर्ट्स पर कितना डिस्काउंट मिलेगा? वही 10%, यानी 10/100 ऑफ एमपी मींस, सॉरी 800 नहीं है, थोड़ा सा गलत लिखा गया, 1700। इसको आप कैलकुलेट करें, ये 120 ये आया 170 रुपीज, ये डिस्काउंट हुआ। देयरफॉर एसपी
ऑफ जी शर्ट्स का एसपी कितना हो जाएगा? वो टोटल इसका था 1700 और इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जैसे ऊपर किया 170 माइनस होगा, तो ये 0 माइनस 0 9 माइनस 10 माइनस 7 3 एंड 8 माइनस 1 6 माइनस 1 5 एंड 1 1530 रुपीज। ठीक है बच्चों, जब लास्टली पूछा था तो उसने टोटल कितना उसको पे करना पड़ेगा, यही तो पूछा गया हमसे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर या hence the customer had to pay कितना पे करना पड़ेगा? पहले का जो उसने एसपी दिया जींस के लिए 1305 प्लस 1530 जो कि किसके लिए दिया गया? शर्ट्स के लिए, ये हुआ 2835। दिस इज योर आंसर। इतना रुपए टोटल उसको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए, ये हो गया आपका पिछला क्वेश्चन जो आपने पूछा, क्वेरी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका नोट क्वेश्चन। हाँ, अभी हम बच्चों पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, व्हाट इज ए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपने पहले से सुना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि कोई प्राइस इंटरेस्ट आपको दिया गया है, मतलब इंटरेस्ट मतलब कोई प्रिंसिपल वैल्यू। पहले तो आप इंटरेस्ट का मतलब समझिए, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है कोई मनी या कोई प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम कहते हैं कोई मनी, कोई पैसा या ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई मनी या कोई ऑब्जेक्ट जब कोई बोरो करता है, किसी से उधार लेता है, तो उस उधार में अपने उसको यूज करता है पैसे को या उस ऑब्जेक्ट को, तो उसके बदले में उसको यूजिंग चार्ज जो वो देता है, उसको यूज करने का जो वो चार्ज देता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, वो एक अमाउंट के रूप में दिया जाता है। अब ये कितना इंटरेस्ट वो तय होता है उन दो लोगों के बीच में, जो एक लेने वाला एक देने वाला। ठीक है, एक लेने वाला एक देने वाला, दोनों के बीच में कि कितना परसेंट देना है, कितना क्या हिसाब है, वो उनका होता है। हर जगह अलग अलग हो सकता है, पर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं आज हमें ये सीखना है। ठीक है, तो अब आप देखिए इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि आप इसको शॉर्ट में ऐसा ही लिखते हैं, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए, अपॉन 100, ऐसे कैलकुलेट होता है। ये आप प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट यानी कितना अमाउंट लिया या दिया गया है, रेट मतलब इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से लिया इंटरेस्ट लगेगा, टाइम मतलब कितने टाइम तक के लिए। ठीक है बच्चों, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। और अब हम पढ़ेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस समझिए शॉर्ट में। ठीक है, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में आप इसका डिफरेंस समझिए। शॉर्ट में कैसे समझेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बच्चों होता है कि कोई अमाउंट, सपोज कि आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि 1000 रुपीज आपने किसी को उधार दिया, बोरो किया आपसे किसी ने, और आपने कहा कि हम उस पर 15% का पर एनम मतलब साल भर में 15% का उस पर इंटरेस्ट लेंगे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये प्रिंसिपल हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि आपको चाहे वो 10 साल बाद भी पैसा लौटाएगा तो आपका इंटरेस्ट 1000 पर ही लगना है। हर साल एवरी ईयर आपका जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो 1000 पर ही लगेगा। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, चाहे वो आपको 10 साल में लौटाए, 15 साल, 20 में या अगले ही साल में लौटा दे, लेकिन आप जो इंटरेस्ट जब भी काउंट करेंगे, चाहे 20 साल बाद भी आप काउंट करेंगे, तो टाइम तो 20 होगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा 1000 ही रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने तय किया था डिवाइड बाय 100, ये हो जाता है ऐसा ही। ये है सिंपल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट को आप यूं समझिए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट का पहले साल का पैसा, मान लो कि SI1 आपने फाइंड किया, जैसे 1000 रुपए आपको बोला गया और आपने उस पर इंटरेस्ट, हम चलो 10% कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। इंटरेस्ट 10% था, तो SI1 मतलब पहले साल का इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? इसे कैलकुलेट करेंगे, PRTR यानी 10, T मतलब 1/100, 2020 100 रुपीज,
तो एक साल का 100 रुपीज हो गया। बट ये पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। जब दूसरे साल में इंटरेस्ट काउंट करना होगा, समझना मेरी बात को बच्चों, जब दूसरे साल में आप इंटरेस्ट लेंगे तो दूसरे साल का इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले था पहले साल में वो नहीं रहेगा। तो दूसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट पीछे वाला है पिछले साल का जो नहीं लौटाया गया है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तब नया प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। समझ में आया? इसलिए हमने कहा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब यही था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट समझ में आ गया कि जो पहले था अब दूसरे साल में जब आप प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरेस्ट पे मिलेगा। जैसे P1 था 1000 प्लस, थैंक यू, 1000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आपका आया था 100 रुपीज। तो दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपीज। बात समझ में आ गई बच्चों? इसको हम P2 कहेंगे, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप देखिए प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया तो इंटरेस्ट भी अगले साल का CI है वो बढ़ जाएगा। अब CI और SI दूसरे साल के लिए इक्वल नहीं रहेंगे, दूसरे साल का CI हमेशा बड़ा होगा दूसरे साल के SI से, सिंपल इंटरेस्ट से, है ना? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो अभी भी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 ही है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट इतना हो गया। तो दूसरे साल के लिए जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सी बात है इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो अब आप समझिए हमेशा जो होगा जो CI होगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है SI के। इक्वल टू इसलिए कहा पहले साल में तो इक्वल ही आएंगे दोनों, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेंगे तो SI बढ़ता चला जाएगा। अब अगर आप बोलें कि भाई तीसरे साल में काउंट करें तो बच्चों तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा आपका एक तो P2 यानी पिछले साल वाला प्रिंसिपल अमाउंट और उसमें जो इंटरेस्ट आया है SI2 ये भी उसमें प्लस हो जाएगा। फिर ये आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा और फिर आप उसमें थर्ड ईयर का CI कैलकुलेट जब करेंगे तीसरे साल का तो वो क्या आ जाएगा PRT, P की जगह इस बार P3 लेंगे, इंटरेस्ट का रेट वही रहेगा, टाइम हर बार एक एक साल का आप काउंट कर रहे हैं तो 1 लेंगे और ये 100। तो इस तरह से आप समझिए P3 जो आपका कैलकुलेट करके आएगा, इस बार 1100 था तो अगली बार ये 1100 से भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमने लिखा है ऑलवेज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट के। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब वही है, इन 2 वर्ड्स में अगर हम कहें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पर भी जब इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और वो हमेशा ज्यादा ही होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये खत्म होने के बाद हाउ टू इसको हम फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे। अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड किया है ना, अभी पीछे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने फाइंड किया है। लेकिन बच्चों अगर नंबर ऑफ ईयर सपोज करो, अब तो हमने 3 साल तक के लिए देखा, कितना टाइम कितना लिया था 3 इयर्स ओनली, तो हम इजीली कर सकते हैं, 5 इयर्स भी कर सकते हैं। बट अगर टाइम वो आपसे बोले कि भाई 10 इयर्स का आप बताइए, तो अब आप सोचिए 10 साल के लिए आपको 10 बार PRT यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 10 बार अलग अलग तरह का प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, मतलब P10 तक आपको जाना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी बार बार करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड कर सकते हैं जैसे अभी बताया। लेकिन अगर नंबर ऑफ ईयर्स जब बढ़ जाएंगे तो फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, ठीक है? तो जब नंबर ऑफ ईयर ज्यादा होंगे तो उसके लिए हमें एक नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कि भाई एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे वन टाइम में ही, एक बार में ही पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाए। समझ में आई मेरी बात? तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? 1-2 साल 3-4 साल के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब फॉर्मुलेट करते हैं हम इसको कि कैसे ये फॉर्मुलेट हुआ, देखा है ना, डिड्यूसिंग ए फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही हम शुरू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI1 पहले साल के लिए, ठीक है? चलो यहां से शुरू किया गया है क्वेश्चन कि लेट P1 एक अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया गया है, ठीक है? यहीं से करेंगे P1 एक प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि वैल्यू लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा।
ठीक है। तो एक प्रिंसिपल अमाउंट लिया गया है 5000 रुपीज, रेट इसका इंटरेस्ट है 5% होना चाहिए, जो लिखा नहीं है 5। देन बाय स्टेप्स मेंशन अबव। अब आप धीरे जल्दी जल्दी से एक स्टेप देखिए। पहला SI1 यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, P1 यानी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, एक साल के लिए 100। इसको कैलकुलेट किया तो इसको अब ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला ये लगाया गया है, ठीक है। दूसरा, अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों इसका, जब इंटरेस्ट आपने काउंट कर लिया, हाँ अमाउंट हो जाएगा कि 5000 आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और ये प्लस इंटरेस्ट। कैलकुलेशन नहीं कि डायरेक्ट इसको रख लिया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, कैसे फॉर्मूला बनेगा। या आप इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, वैल्यूज ना लिख करके P1 प्लस SI1 पहले साल का इंटरेस्ट। तो अब इसको कैसे लिखा गया, SI1 और P1 को इसको ऐसे इस फॉर्मूले से, ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे ना, P1R हो जाएगा और अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू SI1 की वैल्यू डायरेक्टली ये लिख दिया 100, और 100 ये था और अपॉन कर दी, कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए सेकंड स्टेप में क्या हुआ, SI2 सेकंड ईयर का। तो ये SI2 में आप देखिए कि प्रिंसिपल अमाउंट ये है, इसमें 1 प्लस 5/100 और इनटू तो PR, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरी बार में इतना इसने बना लिया इसको, सॉरी अमाउंट, जो अमाउंट लिया है ये पिछले जो आपने देखा ना, ये वाले अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई, अब टोटल अमाउंट कितना हुआ 5000, 1 प्लस 5/100। तो ये अमाउंट यानी प्रिंसिपल लिखा, और R मतलब वही 5/5 और T यानी 1 ईयर, क्योंकि दूसरे साल के लिए। जब आप इसको लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे इसको कर लेंगे। 5 भी इधर लेके आ गए, 100 तो यही है, और ये ब्रैकेट वाला ब्रैकेट में है, नो चेंज। तो आप इसको वैल्यूज में यानी एल्जेब्रिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, P2 इंटू R इंटू 1/100। सिमिलरली तो अमाउंट कितना हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए, A4 अमाउंट है यहाँ, सेकंड ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा कि पिछले साल वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना कि पहला अमाउंट, ये देखिए ऊपर, और प्लस उसमें इस बार का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इस बार का SI2 कहाँ है, ये लिखा हुआ, तो ये इसमें प्लस कर दिया। प्लस कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ उसको दिखाया है, तो इसको एल्जेब्रिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सेकंड लास्ट ईयर प्लस SI2। सिमिलरली जब आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फॉर द n टाइम, 3 इयर्स के लिए भी है, फॉर द n टाइम मतलब n ईयर्स, जब n ईयर्स के लिए आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट टोटल क्या होगा, P1 प्लस 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये इसलिए हुआ क्योंकि पीछे थर्ड ईयर में वो पावर 3 आ रहा था, थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में पावर 2, ठीक है, और थर्ड ईयर में पावर 3। तो ऐसे करके ये यहां तक आप इसको देखेंगे तो इतना हो गया। नाउ ये हुआ टोटल अमाउंट। अब यहां से आपका ये फॉर्मूला हो जाता है जनरेट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। P1 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 प्लस R/100 इंटू n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल की बात हुई है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूले से डायरेक्टली आप अमाउंट निकाल सकते हैं, है ना। P1 की जगह फिर इसने P लिख दिया कि बस प्रिंसिपल एक ही बार यूज करेंगे, तो फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला। इसको नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे। अब बच्चों आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला कब कब काम आता है। ये सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ पैसे के लेन देन में काम नहीं आती ये चीजें। तो अब इसके आप एप्लीकेशंस देखो कि सिर्फ पैसे के लेन देन में ही इंटरेस्ट की बात नहीं होती है। हम पॉपुलेशन का इंक्रीज कैसे होता है, एक जब सर्टेन रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है, तो आप एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। सिर्फ पैसे में नहीं, आप पहली चीज देखिए इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। किसी एरिया में, किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज करती है, परसेंट रेट तो कुछ होगा ही कि 10% के हिसाब से एवरी ईयर बढ़ती है या घटती है, तो उसमें भी हम इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, द ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया, द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। तो बैक्टीरिया के बढ़ने की जो ग्रोथ होगी, जो रेट होगा, वो भी परसेंट होगा। किसी चीज में बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं किसी रेट से, तो उसको भी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ इट्स प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स। कोई आइटम आपने खरीदा, ऑब्जेक्ट आज खरीदा, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी एवरी ईयर, उसको भी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एवरी ईयर जब आप पुरानी गाड़ी या बेचने जाते हैं शोरूम पर कंपनी को वापस, तो हर साल का वो एक फिक्स रेट के हिसाब से डिक्रीज करती है कि इतना हर साल आपका परसेंट घटेगा, तो आपका टोटल अमाउंट कितना बनेगा, फिर वो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गए इसके यूजेस कितने सारे हैं, है ना, बहुत सारे यूजेस।
मुझे लगता है आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब हम ज्यादा इस पे नहीं कर पाएंगे। फिर भी एक्सरसाइज क्योंकि शुरू करनी है हमें, आपको कुछ काम देना है, तो थोड़ा सा 2 मिनट का और आपको काम बता देते हैं। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन क्या करें, काम देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर C3, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो 3 वाला आप देखेंगे C, और वीडियो हम खत्म करेंगे। तो इसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट देखिए, सबसे पहले P कितना दिया है, ऐसे शॉर्टली लिखेंगे 62,500 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है। और यस, जो टाइम है वो है 1.5 ईयर्स। जो टाइम आपको दिया है, टाइम, या इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट में N भी लिखते हैं, ठीक है, 1/1.5 ईयर्स, हाफ ईयर्स। अब इसके बाद में आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%, और पर एनम लिखना बहुत जरूरी है, या शॉर्ट में PA भी लिखेंगे, क्योंकि आपको यहां से गड़बड़ हो जाएगी। तो आप दोनों को हमेशा मैच करेंगे, टाइम और ये दोनों सेम होने चाहिए, ये भी ईयर्स में है और ये भी एनम मतलब एनुअली, तो ये भी साल में और ये भी साल में काउंट हो रहा है, तो कुछ भी चेंज इसमें तो अभी नहीं दिख रहा। बट आपसे कहा गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। तो व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहां चेंज करेंगे, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन CI, ठीक है, व्हेन CI कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली करने के लिए फिर टाइम भी थोड़ा सा चेंज होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयरफॉर जो टाइम है यानी जो N है, ये क्या हो जाएगा। अब बच्चों आप सोचिए कि 1.5 ईयर्स में 1.5 ईयर्स दिया है, तो कितने हाफ ईयर्स होंगे भाई, एक में 2 हाफ ईयर और 1 हाफ, तो 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, तो हम इसको 3 हाफ ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कीजिए। अगर एक साल में, साल भर में 8% लग रहा है, तो हाफ ईयर्स में 8/2% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इंटरेस्ट का, तो 4% होगा। देयरफॉर अब आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ना, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A फॉर अमाउंट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ये लिखेंगे, फॉर CI बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, A = P × 1 + R/100 × पावर N। समझ में आई बात। तो अब आप इसको P की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां से प्रिंसिपल अमाउंट 62,500 × 1 + R कितना है, अब ये मत देखिए आप, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं हम, तो हाफ ईयरली में कितना आया है 4% हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली, तो 4 आ जाएगा अपॉन 100 × N, यानी जो टाइम है वो 3 है, ठीक है, 3। तो ये अब आप, मेरे पास स्पेस भी नहीं बचा और टाइम भी नहीं बचा, इसको आप खुद से काउंट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, वो आपका अमाउंट आ जाएगा। और जब अमाउंट आएगा तो CI आप कैसे काउंट करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो इंटरेस्ट बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आज की वीडियो में इतना ही है। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खुद से सोल्व करेंगे, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। ठीक है बच्चों।